चलो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर ऑफ 10th बायोलॉजी, है ना। 10th बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जो होगा तुम लोगों का दैट वुड बी लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस देखो क्या है, बहुत सिंपल है। जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, अपन है, जो भी एनिमल है या प्लांट है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो खुद को जिंदा रखने के लिए जितना भी फंक्शन करता है अपने बॉडी के अंदर, उस चीज को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। मतलब इट इज अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे जिंदा रहने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं अपन लाइफ प्रोसेस। मतलब पूरे लाइफ को काटने के लिए जो प्रोसेस को वो कैरी करेगा। इसको पहले डिफाइन करेंगे लाइफ प्रोसेस होता क्या है। डेफिनेशन, इट इज फंक्शन performed by any living organism to maintain their life on earth is called life process। अब देखो ऑर्गेनिज्म, अगर अपने लेवल पे बात करें देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं अपन मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का। अब जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, वो अपना लाइफ प्रोसेस कैसे मेंटेन करता है। अमीबा का अगर तुम स्ट्रक्चर देखो, दिस इज अमीबा, इसका बॉडी सरफेस ये पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। दिस इज साइटोप्लाज्म, और ये अमीबा है विच इज यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर कहने का मतलब है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक सेल का बना हुआ है। इसका जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये जो भी फंक्शन होता है बॉडी का, आइदर इट इज रेस्पिरेशन, इट इज डाइजेशन, इट इज एब्जॉर्प्शन, इट इज एक्सक्रीशन, ये चारों फंक्शन ये बॉडी सरफेस से ही करता है, क्योंकि इसके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है उन सब चीजों के लिए। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का मतलब है, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग, वी हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए अपने पास क्या है, लंग्स है, एल्वियोलाई है ना। डाइजेशन के लिए क्या है, अपने पास एलिमेंट्री कनाल है जिसमें अपना इसोफेगस है, और क्या है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना। एब्जॉर्प्शन के लिए भी अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही है जो अब्जॉर्ब भी करता है जो भी खाना तुम खाते हो उससे न्यूट्रिएंट को निकाल के। और एक्सक्रीशन के लिए जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करने के लिए आइदर इट इज एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ फीकल मैटर और इट इज एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ सम वेस्ट लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको किडनी फिल्टर करके निकालता है। तो ये सारा कुछ तो होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के पास। पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, इसके पास तो कोई भी ऐसा एक्सक्रीटरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब क्या है, जो भी लाइफ प्रोसेस होगा खुद को जिंदा रखने के लिए ये किस तरीके से करेगा, ये अपने बॉडी में थ्रू बॉडी सरफेस करता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो अमीबा के केस में लाइफ प्रोसेस इज कैरीड बाय its body surface। Now let's take example of multicellular organism like human, और दूसरा प्लांट लेते हैं। एनिमल या प्लांट कह सकते हो या ह्यूमन एंड प्लांट कह रहा हूं मैं। अब देखो हमारे पास
खुद को मेंटेन करने के लिए, पूरा लाइफ प्रोसेस को, एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए डिफरेंट ऑर्गन मौजूद है हमारे पास, है ना, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। ह्यूमन के पास क्या क्या है, देखो अपने को पहले तो जरूरी क्या क्या है लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। तो देखो, टू मेंटेन लाइफ प्रोसेस वी नीड टू, क्या क्या चाहिए, सबसे पहला अपने को चाहिए नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट। दूसरा जब न्यूट्रिएंट वो खाओगे तुम, तो उसके लिए क्या चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए उसका, पच गया तुम्हारे पेट में। उसके बाद क्या होना चाहिए, थर्ड एब्जॉर्प्शन, जो भी डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट है वो तुम्हारा बॉडी अब्सॉर्ब कर ले, सेल तक पहुंच जाए। एंड फोर्थ वन इज द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसको एक्सक्रीट कर दे तुम्हारा बॉडी। तो अपने को न्यूट्रिएंट की डाइजेशन होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, फिर एक्सक्रीशन होना चाहिए। दिस इज इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन एंड प्लांट, दीज आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन और प्लांट। तो अपने पास खाना खाओगे, पचेगा, फिर अब्सॉर्ब होगा, है ना, उसके बाद एक्सक्रीट हो जाएगा जो भी वेस्ट मटेरियल होगा तुम्हारे बॉडी। इस तरीके से अपन अपने लाइफ प्रोसेस को कैरी करते हैं। अगर ह्यूमन की बात करो, न्यूट्रिएंट में क्या लेते हैं अपन, जो भी फूड खाते हैं, आइदर इट इज कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो है तुम्हारा मेजर पोर्शन फूड का, ये न्यूट्रिएंट का। एंड इन लेसर पोर्शन वी नीड विटामिन्स, मिनरल्स, सम आयरन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। डाइजेशन के लिए अपने पास क्या है, वी हैव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना, हमारे पास क्या है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, जो क्या करता है, डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों करता है। नाउ द लास्ट थिंग इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, आइदर यू कैन एक्सक्रीट योर वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड इन फॉर्म ऑफ fecal matter, or you can excrete nitrogenous waste by filtration unit known as kidney। किडनी के थ्रू हम उसको फिल्टर कर देंगे। तो अगर बात करो न्यूट्रिएंट की, न्यूट्रिएंट में अपने पास क्या क्या है, न्यूट्रिएंट में अपने पास है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए अपने पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अवेलेबल है, दैट इज स्टोमक है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एंड एक्सक्रीशन के लिए अपने पास किडनी है। अगर प्लांट की बात करो, तो प्लांट में नरिशमेंट के लिए क्या है, खाना कैसे खाता है, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना, न्यूट्रिएंट यही है, लेकिन वो परफॉर्म क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने के लिए, है ना। बाकी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, उसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा खाने का, ट्रांसपोर्ट करके फिर उसको अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, जो भी जरूरी चीज होगा, बाकी चीजों को एक्सक्रीट कर लिया जाएगा। उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे होंगे। तो ये मेजर चीजें हैं तुम्हारा, अगर लाइफ प्रोसेस के बारे में समझो। एक बार और बात करता हूँ, लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जिससे तुम खुद को जिंदा रखते हो, क्लियर है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से करता है, क्योंकि इसके पास कोई भी ऑर्गन नहीं मौजूद है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है इसके पास, स्पेशलाइज्ड मल्टीसेल्युलर के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। वो ऑर्गन क्या क्या है, जैसे रेस्पिरेशन के लिए क्या है अपने पास, वी हैव लंग्स, है ना। एक्सक्रीशन के लिए क्या है अपने पास, वी हैव किडनी। एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन के लिए क्या है, वी हैव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ये टोटल हुआ बात। अब एक एक करके दूसरा चीज को समझेंगे।
अब देखो, कोई भी चीज लिविंग है और नॉन लिविंग है, ये कैसे तुम डिसाइड करोगे? हाउ विल वी डिसाइड दैट समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग? ये डस्टर की बात करता हूं मैं, क्या ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है? तुम बोलोगे नॉन लिविंग है, ठीक है ना। मैं मेरी बात करता हूं, मैं कहता हूं मैं लिविंग हूं, तो देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया which will tell you either this thing is living or this thing is non living. कुछ क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं जो डिसाइड करेगा कि whether you are living or non living. तो क्राइटेरिया फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग. डेफिनेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले एक दो पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, कोई भी चीज लिविंग है कि नहीं? फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि द थिंग विच वी कॉल और विच वी इंडिकेट दैट इट इज लिविंग थिंग, इट शुड रेस्पायर. लिविंग थिंग रेस्पायर करना चाहिए, मतलब सांस लेना चाहिए लिविंग थिंग. दूसरा चीज क्या है, लिविंग थिंग मस्ट शो locomotion or movement. It must show locomotion and movement. लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फर्क है समझ लो जरा, है ना. लोकोमोशन का मतलब होता है प्लेस ए से चल के प्लेस बी तक जाना, है ना. यहां से लेके यहां तक तुम गए, कैसे जाओगे तुम? विद द हेल्प ऑफ योर लेग के हेल्प से, पैर के हेल्प से तुम यहाँ, इसको कहते हैं लोकोमोशन, है ना. एक जगह से दूसरे जगह जाना. हर ऑर्गेनिज्म में लोकोमोटिव स्ट्रक्चर कुछ अलग भी हो सकता है. जैसे अपने में पैर है, मछलियों में तो पैर नहीं है, वो फिन से, अपने पंख से, फिन से पानी में तैरते हैं. पक्षियों में लोकोमोशन के लिए क्या क्या है, एक तो लेग भी है, दूसरा विंग्स भी है ना. वो उड़ के भी कहीं जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जहां भी जाते हैं उसको लोकोमोशन कहते हैं. मूवमेंट का मतलब होता है बच्चे, कोई प्लांट पहले छोटा है ना. ये एक प्लांट है गमले में लगा हुआ, तो छोटा सा प्लांट आ गया, क्लियर है. एक साल बाद यही प्लांट बड़ा हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड मूवमेंट. मूवमेंट का मतलब है मूव किया है, ग्रोथ दिखाया है ना. दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज कॉल्ड मूवमेंट एक्चुअली. नाउ व्हाट इज द थर्ड क्राइटेरिया? थर्ड क्राइटेरिया इज ग्रोथ. ग्रोथ मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा ग्रोथ शो करता है. यहाँ भी यही मान के चलो, है ना. बाहर भी ये ग्रोथ वगैरह सब गलत होने वाला है, लेकिन अभी यहाँ पे यही मान के चलो. जैसे कि मैं बचपन में छोटा था, कोई प्लांट जैसे छोटा था, अब मैं बड़ा हुआ हूँ, इसका मतलब क्या, ग्रोथ हुआ है मेरे अंदर, है ना. तो वट एवर द मैटर विच शोज ग्रोथ इन नेचर इज नोन एज और कंसिडर्ड एज लिविंग. चौथा क्या क्राइटेरिया है? इट मस्ट रिप्रोड्यूस. कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको तुम लिविंग बोलोगे, इट मस्ट रिप्रोड्यूस. मस्ट रिप्रोड्यूस, है ना. मतलब नेक्स्ट जनरेशन पैदा करना पड़ेगा, इसको प्रोजेनी पैदा करना पड़ेगा, बच्चे पैदा करने की बात हो रही है ना. अगर ह्यूमन की बात करो या किसी भी एनिमल की बात करो, वो रिप्रोड्यूस करता है, बच्चे होते हैं, फिर उन बच्चों के बच्चे होते हैं, उनके तो जनरेशन वाइज ये बढ़ता चला जाता है. और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये क्राइटेरिया है किसी भी चीज को लिविंग बोलने का. प्लांट भी क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है. जो तुम सीड्स देखते हो वो क्या है, एम्ब्रियो है, उसको फिर दबा तो फिर नया पौधा आता है, उसमें फिर फूल आएंगे, फिर फूल में फल होंगे, फल के अंदर क्या होगा, बीज होगा, फिर उस बीज को बोएंगे तो फिर नया प्लांट आएगा. ये क्या है, रिप्रोड्यूस तो हो रहा है कि एक प्लांट फिर दूसरा नए प्लांट को जन्म दे रहा है थ्रू रिप्रोडक्शन. और ये रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, थ्रू सीड के थ्रू. क्लियर है इतना? चल, और क्या क्राइटेरिया हो सकता है किसी भी चीज को लिविंग कहने का, जल्दी बताओ. Another criteria is it must evolve.
इवॉल्व का मतलब है पहले जैसे अपने एंसेस्टर जो है ना, पहले अपने एंसेस्टर कई हजारों करोड़ों साल पहले हम कहते हैं कि हम एम्फीबियन के प्रजाति के थे। एम्फीबियन का मतलब वो लोग जो पानी और जमीन दोनों जगह रहते हैं। तो हमारे जो एंसेस्टर थे वो कैसे थे? एम्फीबियन थे। एम्फीबियन का मतलब हमारे एंसेस्टर पानी में भी रहते थे। क्योंकि इसका प्रूफ है हमारे पास दो तीन चीज। कैसे प्रूफ है? सबसे पहला प्रूफ तो ये है कि हमारे आंखों में देखो तुम, इस साइड में और इस साइड में रेड कलर का बल्जिंग दिखेगा। ये रेड कलर का बल्जिंग जनरली एम्फीबियन में, जैसे फ्रॉक्स में, ये रेप्टाइल्स में देखने के लिए मिलेगा। ये शटर की तरह होता है, ये क्लोज होता है, ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है, ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है। लेकिन अब अपना ये काम नहीं करता है, क्योंकि हम जब पानी से बाहर आए लैंड पे रहने के लिए, टेरेस्ट्रियल जब हो गए, तो हमने इसका फंक्शन लूज कर दिया, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। इसकी जरूरत कब पड़ती थी? पानी में। पानी में इसको क्लोज कर लेते थे ताकि पानी से जो भी डैमेज हो सके अपने आंखों को, उससे आंखों को बचाया जा सके। तो नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। ये नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है एक उदाहरण है, ये क्या कहते हैं, एक सबूत है इस बात का कि हमारे एंसेस्टर क्या थे? पहले एम्फीबियन थे। लेकिन डे बाय डे हमने इवॉल्व किया खुद को, है ना। इवोल्यूशन का मतलब है हम पुराने जो चीजों का यूज करते गए वो चीज बढ़ता गया, जिन चीजों का यूज कम कर दिया उनकी वो चीजें घटती गई अपने बॉडी के अंदर। नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का यूज कम कर दिया, ये धीरे धीरे श्रिंक हो गया, खत्म हो चुका है, वेस्टिजियल हो गया है हमारे में, ठीक है ना। अपेंडिक्स हमारा वेस्टिजियल हो गया। क्यों? ये सेल्यूलोज पचाने का काम आता था। अब तो अपन घास खाते नहीं है, तो घास नहीं खाते तो सेल्यूलोज है जाता नहीं अपने बॉडी में, तो धीरे धीरे अपेंडिक्स का काम खत्म हो गया, क्योंकि सेल्यूलोज पचाने का काम अपेंडिक्स वाला हिस्सा ही करता था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, जो अभी भी ग्रेजिंग एनिमल में पाया जाता है, जैसे गाय भैंसों में ये सब होता है, क्योंकि वो लोग लगातार घास खा रहे हैं, ठीक है ना। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि तुम एक टाइम से दूसरे टाइम में आ गए हो और खुद को ज्यादा सुधारा है। किसके हिसाब से? इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसा इन्वायरमेंट तुम वैसे ही बदल के हो चुके हो। इस चीज को बोलते हैं अपन इवॉल्व करना किसी भी चीज का। तो दीज आर सर्टेन क्राइटेरिया on the basis of which we can define that something is living or non-living. तो इसको अगर एक शब्द में डिफाइन करना चाहूं, what is living, लिखोगे the organism which can respire, reproduce, and shows locomotion and movement and can feel the stimulus are considered as living. एक बात यहाँ बताना मैं भूल गया, एक और क्राइटेरिया है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, दैट इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, या कहते हैं इसको कॉन्शियसनेस, है ना। तुम कॉन्शियस हो कि नहीं? जैसे तुमको अगर मैं चिमटी काटूं तो तुमको क्या होगा? दर्द होगा। इसका मतलब क्या है कि तुम रिस्पॉन्स कर रहे हो कोई भी स्टिमुलस अगर तुमको दिया गया तो। अगर तुम गर्म चीजों को छूते हो तुम्हारा हाथ पीछे आ जाता है, इसका मतलब क्या है? तुम रिस्पॉन्स कर रहे हो किसी भी बाहर के चीजों को जब भी तुम महसूस करते हो, आइदर इट इज हॉट और इट इज कोल्ड, एनीथिंग। तो जब भी कोई चीज किसी स्टिमुलस को, ये स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में कोई फीडबैक देता है तो उस चीज को बोलते हैं कि वो चीज जिंदा है, ये वो चीज लिविंग है। जैसे मान लो इस डस्टर को, इसको कितना भी, ये पेन को मैं कितना भी ठोक दूं कोई फर्क पड़ रहा है तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे गाल पे अगर थप्पड़ मारो तो तुमको दर्द होगा। इसका मतलब क्या? तुम रिस्पॉन्स कर रहे हो उस स्टिमुलस के अंदर, क्योंकि ये नॉन लिविंग है इसलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ना। लेकिन लिविंग चीज हमेशा स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करता है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ समथिंग वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। इसको फटाक से लिख लो।
चलो, देयर आर एक्चुअली 4 मेजर प्रोसेसेस, है ना, which are required for any organism or any living organism to survive, है ना. There are major 4 processes which is required for survival of living organism. क्या क्या वो प्रोसेस हैं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, कोई भी चीज जिंदा रहेगा. सबसे पहले तो है रेस्पिरेशन, है ना. रेस्पिरेशन, तुमको मतलब रेस्पायर करना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा, तुम्हारे सेल जिंदा रहे, और सेल जिंदा रहेगा तो तुम भी जिंदा रहोगे. ये सबसे पहला चीज है कि तुमको रेस्पायर करना पड़ेगा. दूसरा क्या है, नरिशमेंट. ये कहते तो न्यूट्रिएंट, है ना. तुमको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा. न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में लेते हैं अपन, फूड के फॉर्म में, यानी तो इन फॉर्म ऑफ फूड. रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नीडेड फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल is absorption, or you can say transport of things. That is transport and absorption. Transport and absorption का मतलब क्या हुआ, मान लो this is human body, है ना. This is human body. ये बॉडी है ह्यूमन का. यहाँ से खाना आया, है ना. यहाँ पे तुम्हारा स्टोमक है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन इसके चारों तरफ है, ठीक है ना. और यहाँ से सीकम से होते हुए, एनएस से होते हुए एक्सक्रीट करके आता है मटेरियल. अब जो खाना आया, ये तो आया स्टोमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. दिस इज स्टोमक एंड दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सराउंडेड विद लार्ज इंटेस्टाइन. खाना भी यहाँ से तुमने फूड लिया है. इस फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ. ये फूड धीरे धीरे यहाँ तक आया, फिर यहाँ से होता हुआ वेस्ट मटेरियल यहाँ से बाहर आ जाएगा. तो जो खाना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन यहाँ पे मिला है, वो अब्सॉर्ब करेगा तुम्हारा बॉडी. लेकिन अगर हाथ में किसी सेल को अगर वो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, यहाँ से उस चीज को यहाँ से पहुंचाना पड़ेगा. इसलिए वर्ड का यूज किया है हमने ट्रांसपोर्ट, है ना. ये ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इस चीज का, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए. और ट्रांसपोर्ट तब होगा, सबसे पहले न्यूट्रिएंट क्या करेगा, एब्जॉर्ब होगा, फिर जाके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा न्यूट्रिएंट को. अगर यही चीज को प्लांट में देखो, अगर प्लांट की बात करते हो, देन वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग, और यू कैन से फोटोसिंथेसिस, प्लांट के लीफ में होता है. यहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस. क्लियर है. फूड यहाँ पे बना है, फूड यहाँ पे बना है, ये फूड बन गया यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. नाउ दिस फूड मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना. तो इस फूड को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. स्टेम में, स्टेम से फिर रूट में भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा इसको, है ना. दूसरे पत्तों में भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा इसको, है ना. अगर कोई फल आ रहा है तो फल में भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा इसको, है ना. हर जगह इस फूड को पहुंचाना पड़ेगा. That word, for that particular word we use the transport system, है. ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. And last but not the least is, जब ट्रांसपोर्ट होगा तो वेस्ट मटेरियल बचेगा, उसको क्या करेंगे, एक्सक्रीट कर देंगे. That process is known as excretion. एक्सक्रीशन में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. क्लियर है. दिस इज ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, विटामिन, सब कुछ. अब तुमने ये जो खाया था, खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन था, सब कुछ था.
तो बच्चे देखो, ये जो तुम खाते हो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब है कि उस फॉर्म में बॉडी या टिश्यू या कोई सेल एब्जॉर्ब नहीं करता उस चीज को, ये उस फॉर्म में नहीं चाहिए होता है। मतलब कहने के बाद तुम घर में चावल पका के खाते हो, तुम क्या गेहूं सीधा खा सकते हो रोटी की जगह? नहीं खा सकते हो, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एक फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो? उसको तुम आटा बनाते हो, आटा बनाने के बाद उसको रोटी बनाते हो, तब तुम खाते हो। मतलब गेहूं को तुम डायरेक्ट नहीं खा सकते हो, उसका कंज्यूमेबल फॉर्म जो है दैट इज आटा। उसी तरीके से जो प्रोटीन तुम खा रहे हो वो कंज्यूमेबल फॉर्म नहीं है, उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है, अमाइनो एसिड में तोड़ा जाता है। फैट को ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको मोनोग्लिसरीन में तोड़ा जाता है या फैटी एसिड में तोड़ा जाता है ना। फिर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको ग्लूकोज, ग्लाइसिरॉल, इन सब में ब्रेक डाउन करके कार्बोहाइड्रेट को फिर से बॉडी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ये ब्रेकिंग डाउन वजह से जितना होता है ये सब तुम्हारे इंटेस्टाइन में हो जाता है ना। ऐसा भी जानना है तुम लोगों को। ये 4 मेजर प्रोसेस हैं जो करना पड़ता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर देयर सर्वाइवल। इज दैट क्लियर? क्या क्लियर है इतना? चलो now what are the type of nutrients that we need, है ना। एक्चुअली why do we need nutrient? हमें न्यूट्रिएंट चाहिए क्यों? हमें न्यूट्रिएंट इसलिए चाहिए ताकि हमारा बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो सके या ठीक से सारा फंक्शन करे, जितने भी सेल तुम्हारे बॉडी में, टिश्यू या ऑर्गन जो भी प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं अपन एक बात पहले लिखेंगे अपन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, types of nutrient, which type of nutrient we are going to actually consume and why we need a nutrient, है ना। we need nutrient for to maintain metabolic activity of our body or for growth, for बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं बोलना बाइसेप्स बनाना और ट्राइसेप्स निकालना। बॉडी बिल्डिंग का मतलब है कि पहले बच्चा था, वजन कम था, मांस कम था शरीर पे, अब बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे वजन बढ़ेगा, मांस बढ़ेगा, हड्डी की मोटाई बढ़ेगी, इसको बोलते हैं एक्चुअली, है ना। उस बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, क्लियर है। और क्या चाहिए? फॉर एनर्जी, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगे दे आर मेनी ऑफ देम आर एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी। तो इन सब के लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा? न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करना पड़ेगा तुम्हारे बॉडी में। अगर न्यूट्रिएंट को डिफाइन करना चाहो तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस या वो मटेरियल, वो फूड है जो कि तुम्हें तुम्हारे ग्रोथ में या तुम्हारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्लियर है? न्यूट्रिएंट का डेफिनेशन लिखते हैं अपन। व्हाट इज न्यूट्रिएंट, है ना। देखो, न्यूट्रिएंट आर fundamental unit
of food material required by our body to maintain लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जो भी फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट का मतलब जो भी जरूरी चीजें हैं फूड में से, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अगर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करें कि न्यूट्रिएंट किस किस तरीके के हो सकते हैं, अगर न्यूट्रिएंट का एग्जांपल लो तो न्यूट्रिएंट आर कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट है, फैट न्यूट्रिएंट है, विटामिन न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स न्यूट्रिएंट है। ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करो तो विच फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि चावल, कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है विच प्रोवाइड यू एनर्जी, है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? प्रोटीन क्या करता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बॉडी के बिल्डिंग में हेल्प करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। विटामिन मिनरल वगैरह सब क्या है? ये सब को फैक्टर की तरह काम करता है, क्योंकि जितने भी ये सब का ब्रेकडाउन होता है इन सब में विटामिन और प्रोटीन की कुछ कुछ हार्मोन वगैरह से कुछ जरूरत पड़ती है। तो ये हार्मोन वगैरह से जो सिंथेसाइज होता है, दोज आर सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ विटामिन एंड दिस मिनरल्स। क्लियर है ये बात? चलो, ये जो न्यूट्रिएंट की बात थी, न्यूट्रिएंट क्या है? व्हाट इज नरिशमेंट, है ना। नरिशमेंट क्या है? नरिशमेंट इज नथिंग बट प्रोक्यूरिंग द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को प्रोक्यूर करना का मतलब होता है खाना, है ना, फूड के फॉर्म में। जब तुम न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करते हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नरिशमेंट। नहीं बोलते हैं कि नरिशमेंट जरूरी है बच्चों का ताकि ग्रोथ अच्छा हो। नरिशमेंट का मतलब खाना पीना अच्छा जरूरी है बच्चों का ताकि ग्रोथ अच्छा हो। तो अगर नरिशमेंट को डिफाइन करना हुआ तो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। nourishment it is process of procuring and utilization of food. It is process of procuring and utilization of food. जो भी तुम खाना खाते हो, क्लियर है, अब उसको यूटिलाइज करना है, उस चीज को बोलते हैं नरिशमेंट। तुमने क्या खाया? खाने में तुमने चावल खाया, क्या गया पेट में? कार्बोहाइड्रेट गया। उस कार्बोहाइड्रेट का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करते? उस कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं उसको एनर्जी की तरह, है ना, एनर्जी की तरह यूज करेंगे। तुम बहुत खेलने के लिए जाते हो, है ना, थक जाते हो तो बोला जाता है ग्लूकोन डी पी लो। ये ग्लूकोन डी पीने के लिए क्यों बोला जाता है? ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच प्रोवाइड्स यू एनर्जी। तो तुम जैसे ग्लूकोन डी पीते हो तुमको एनर्जी मिलता है, तो तुम थकावट कम महसूस करते हो। तो वही चीज है, कोई भी खाना जो तुम खाते हो उसको यूटिलाइज करना पड़ता है ना, यूटिलाइज करना पड़ता है बॉडी द्वारा, है ना। तो उस यूटिलाइजेशन को अपन बोलते हैं कि नरिशमेंट है वो, है ना। दैट इज कि फूड से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए जो भी जरूरी चीजें हैं और तुम्हारे बॉडी को दे दिया जाए जिस जिस जगह पे वो जरूरत है ना। अगर कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स है तो वहां पे प्रोटीन को पहुंचा दिया जाएगा, कहीं एनर्जी चाहिए तो वहां पे कार्ब्स को पहुंचा दिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं अपन नरिशमेंट। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अगले लेक्चर में we will talk about the type of nourishment, actually mode of nourishment, है ना। mode of nourishment में we will talk about two type of mode of nourishment majorly, that is autotrophic mode of nourishment and heterotrophic mode of nourishment. autotrophic mode of nourishment मतलब auto का मतलब सेल्फ, auto मतलब जो अपना खाना खुद बनाए, like plant अपना खाना कैसे बनाता है? they are going to perform photosynthesis. Under that category we are going to discuss the brief सेक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल क्या होता है, खाना कैसे बनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन इन हेटेरो टाइप नरिशमेंट और मोड ऑफ नरिशमेंट, जो खाना खुद नहीं बनाता है, इट डिपेंड्स ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। उसमें भी 2-3 कैटेगरी है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। ह्यूमन कहता है हेटेरोट्रॉपिक टाइप, अपन खाना अपना खुद बनाता है, हमारा शरीर खुद खाना बनाता है कि नहीं बनाता है?
है ना। हम खाना बाहर से खाते हैं ना, ब्रेक डाउन अंदर होता है, फिर जरूरी चीजें शरीर को मिल जाता है। तो दिस इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ नरिशमेंट। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ नरिशमेंट इज ओनली परफॉर्म्ड बाय प्लांट। प्लांट सिर्फ अपना खाना खुद बनाता है। तो आगे जो अगला लेक्चर आएगा उसमें अपन मोड ऑफ नरिशमेंट, उसमें फोटोसिंथेसिस को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है, चलो।